हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मीडियम प्लस एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी के संबंधित जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है वो टीचर्स के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और उसी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस पे हमारा ये आज का वीडियो है। ये जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है यानी कि जो परिभाषाएँ है साइकोलॉजी की महत्वपूर्ण, ये पूछी जाती है आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम में। इसके अलावा रीट के एग्ज़ाम में भी ये डेफिनेशंस पूछी जाती है। आपको पता है कि अभी रीट की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले नवीनतम वीडियो का जल्द ही अपडेट मिल सके। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। देखिए, फर्स्ट डेफिनेशन क्या है। फर्स्ट डेफिनेशन है कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बाल्यावस्था जो है इसको जीवन का अनोखा काल कहने वाला वैज्ञानिक कौन है, यानी कि मनोवैज्ञानिक की बात यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, वैलेंटाइन, कोल व ब्रूस और स्ट्रेंग। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल जो कहा है वो कहा है कोल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्विता का काल कहने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है। ऑप्शंस यहाँ पे है किलपैट्रिक, हरलॉक, वैलेंटाइन और प्याजे। तो बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्विता का काल जो कहा है वो कहा है किलपैट्रिक ने। बहुत बार ये डेफिनेशंस आपके एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है और हो सकता है कि आगे भी एग्ज़ाम में पूछी जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और सीखने से संबंधित है। यह परिभाषा देने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है। वापस रिपीट करता हूँ, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह परिभाषा है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वो शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। यह परिभाषा देने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है। यहाँ पे विकल्प है सिम्पसन, वुडवर्थ, स्किनर और फ्रायड। इन चारों में से जो परिभाषा दी है ये दी है स्किनर ने। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, अभी हाल ही में हुए एग्जाम्स में पूछी गई है। स्किनर की और भी कुछ अन्य डेफिनेशंस है, वो डेफिनेशंस यहाँ पे दी गई है। वो डेफिनेशंस है मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, यानी कि मनोविज्ञान को व्यवहार और अनुभव का विज्ञान बताया है किसने, स्किनर ने। दूसरी और डेफिनेशंस है मनोविज्ञान जीवन की सभी प्रकार की परिस्थितियों में प्राणी की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान जीवन की सभी प्रकार की परिस्थितियों में प्राणी की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। प्राणी की प्रक्रियाओं के अध्ययन की बात की जाए तो वो की है स्किनर ने। इसी पर आधारित ये परिभाषा है। दूसरी परिभाषा दी है स्किनर ने, वो दी है शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। ये वही परिभाषा है जो क्वेश्चन में अभी पूछी है और उसी को घुमा फिरा कर दूसरे एग्जाम में ये परिभाषा दी गई है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आ रहा होगा। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित विज्ञान किसने कहा है। मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित विज्ञान कहने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं वुडवर्थ, स्किनर, वैलेंटाइन और वाटसन। इन चारों में से मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित विज्ञान जो बताया है वो बताया है वाटसन ने। तो राइट आंसर इसका होगा द। राइट आंसर इसका होगा द। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था किसने कहा है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम्स में बार बार पूछा जा चुका है कि किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था किसने कहा है। यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं मैकडूगल, स्टैनले हॉल, वैलेंटाइन और कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल यानी कि ब वाला इसका ऑप्शन राइट है। किशोरावस्था को स्टैनले हॉल ने तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। इस डेफिनेशंस को अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछी जा चुकी है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में भी पूछी जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का। शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता को जगाती है। शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता को जगाती है। ये कथन किसका है? यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं किलपैट्रिक, क्रो एंड क्रो, वाटसन और बीओ स्मिथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा द, यानी कि बीओ स्मिथ इसका राइट आंसर है। राइट आंसर है इसका द। बीओ स्मिथ ने शिक्षण को क्रियाओं की एक विधि बताया है जो व्यक्ति में या विद्यार्थी में सीखने की उत्सुकता को जागृत करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है, यानी कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किस मनोवैज्ञानिक ने बताया है? यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं वैलेंटाइन, क्रो एंड क्रो, कोलब्रूस और सिम्पसन। तो इनमें राइट आंसर होगा वैलेंटाइन। क्या होगा राइट आंसर? वो होगा वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। देखिए भाई, मज़ा नहीं आ रहा, वीडियो को लाइक करना ज़्यादा से ज़्यादा, इसको शेयर करो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि आगे ऐसे ही मज़ेदार वीडियो और भी आने वाले हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का। इसमें डेफिनेशन है मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। यह परिभाषा देने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है? यहाँ पे विकल्प है मन, स्किनर, गार्डनर और बोरिंग। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा बोरिंग। बोरिंग होगा इसका राइट आंसर। बोरिंग ने मनोविज्ञान को मानव प्रकृति का अध्ययन बताया है। यहाँ पे याद रखने के लिए बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, वो ये है कि मनोविज्ञान को मानव प्रकृति का अध्ययन, मानव प्रकृति के अध्ययन की बात कौन कर रहा है? बोरिंग कर रहा है। तो मनोविज्ञान को मानव प्रकृति का अध्ययन भी किसने बताया? बोरिंग ने। तो ये एक याद करने का छोटा सा तरीका था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर का। इसमें पूछा है मनोविज्ञान मानव व्यवहार, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। ये कथन कहने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है? ऑप्शन है स्किनर, क्रो एंड क्रो, गैरिसन और द, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्रो एंड क्रो। क्या राइट आंसर? क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने मनोविज्ञान को मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन बताया है। इसको याद करने का छोटा सा तरीका है कि मानव व्यवहार और मानव संबंधों के अध्ययन की बात कौन करता है? वो करता है क्रो एंड क्रो। तो इसका राइट आंसर होगा क्रो एंड क्रो। इसके अलावा क्रो एंड क्रो ने और भी परिभाषा दी है। वो परिभाषा है शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सिखाने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। एक बार फिर से, शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो व्यक्ति की जन्म से वृद्धावस्था तक सिखाने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। ये परिभाषा भी क्रो एंड क्रो ने दी है। और ये भी बता दूं कि ये दोनों परिभाषाएं है एग्जाम्स में बार बार पूछी जा चुकी है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बुद्धि को अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विचार करने की योग्यता किसने कहा है? आई रिपीट, बुद्धि को अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विचार करने की योग्यता किसने कहा है? ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, गाल्टन, थॉमसन, टर्मन और थॉर्नडाइक। तो इसका राइट आंसर होगा टर्मन। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा टर्मन। टर्मन ने बुद्धि को अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विचार करने की योग्यता कहा है। बुद्धि को क्या बोला है? अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विचार करने की योग्यता कहा है टर्मन ने। इसका राइट आंसर होगा टर्मन। इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ये कथन किसका है? कहने का मतलब ये है कि बुद्धि को कार्य करने की एक विधि बताने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है? यहाँ पे विकल्प दिए हैं। विकल्प में टर्मन है, लाइबन है, वुडवर्थ है और बिने। इन चारों में से बुद्धि को कार्य करने की विधि जो बताया है वो बताया है वुडवर्थ ने। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? वुडवर्थ राइट आंसर इसका होगा। वुडवर्थ ने बुद्धि को कार्य करने की एक विधि कहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति मनोदेहिक व्यवस्थाओं का वह गत्यात्मक संगठन है। व्यक्तित्व मनोदेहिक व्यवस्थाओं का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन करता है। यह परिभाषा दी है, किसने दी है? यह विकल्प है एडलर, ऑलपोर्ट, बोरिंग और टर्मन। इन चारों में से परिभाषा दी है वो दी है ऑलपोर्ट ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑलपोर्ट इसका राइट आंसर है। ऑलपोर्ट ने व्यक्तित्व को मनोदेहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन बताया है। इस परिभाषा को याद करने का तरीका ये है कि व्यक्तित्व को कहीं पर भी अगर डेफिनेशन में मनोदेहिक व्यवस्थाओं और गत्यात्मक संगठन शब्द आ जाए तो इसका आंसर ऑलपोर्ट होगा, क्योंकि ऑलपोर्ट ही एकमात्र ऐसा मनोवैज्ञानिक है जो व्यक्तित्व को मनोदेहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन बताता है। और ये डेफिनेशंस भी बहुत से एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, बार बार पूछी जा चुकी है, इसलिए डेफिनेशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है गाइस, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं हमारे इस वीडियो को। नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो है कि अधिगम या सीखना, अधिगम को ही सीखना बोलते हैं, और सीखना यदि आ जाए तो सीखने को ही अधिगम कहा जाता है। अधिगम या सीखना विकास का प्रक्रम है। अधिगम या सीखने को विकास का प्रक्रम किसने बताया है? यहाँ पे यही पूछा है कि कथन किसने दिया है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, गेट्स, वाटसन, स्किनर और वुडवर्थ। इनमें से अधिगम को विकास का जो प्रक्रम बताया है वो बताया है वुडवर्थ ने। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? वुडवर्थ। ये डेफिनेशंस भी टीचर्स के एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुकी है, इसलिए इन डेफिनेशंस को अच्छे से याद कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है। अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो प्राणी के व्यवहार को इंगित और निर्देशित करता है। जो क्या करता है? प्राणी का जो व्यवहार होता है उसको इंगित और निर्देशित करता है। यह परिभाषा दी है। विकल्प यहाँ दिए गए हैं, जॉनसन, बर्नार्ड, गुड और गेट्स। तो ये परिभाषा जो दी है वो दी है जॉनसन ने। राइट आंसर होगा इसका क्या? जॉनसन ने ये परिभाषा दी है। जॉनसन ने कहा है कि अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो प्राणी के व्यवहार को क्या करता है? इंगित भी करता है और निर्देशित भी करता है। तो ये परिभाषा किसकी है? जॉनसन की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा से तात्पर्य छात्र की आंतरिक शक्ति को जागृत करना है। अभिप्रेरणा से तात्पर्य है छात्र की आंतरिक शक्ति को जागृत करना। यह कथन किसका है? ये कथन कहने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है? यहाँ पे विकल्प है, गिलफोर्ड, प्याजे, वैलेंटाइन और इनमें से कोई नहीं।
तो ये जो कथन कहा है ये कहा है गिलफोर्ड ने। तो राइट आंसर इसका होगा गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने अभिप्रेरणा को बताया है छात्र की आंतरिक शक्ति को जागृत करने वाला। अभिप्रेरणा एक मोटिवेशन होता है जो छात्र की आंतरिक शक्ति को जागृत कर देता है। छात्र हो या कोई भी हो, अगर उसे मोटिवेट किया जाए तो वो किसी भी व्यक्ति या छात्र की आंतरिक शक्ति को जागृत कर देगा, जिससे वो किसी भी कार्य करने को तत्पर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। यदि अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन हो जाए तो वो क्या होगा? अधिगम है। ये परिभाषा किसने दी है? यहाँ पे विकल्प है स्किनर, पियाजे, गेट्स और अन्य और बर्नहार्स्ट ने। तो इसका राइट आंसर होगा गेट्स व अन्य ने। गेट्स व अन्य ने परिभाषा दी है कि अनुभव के द्वारा यदि व्यवहार में परिवर्तन हो जाए तो वो अधिगम कहलाएगा, क्योंकि अधिगम का मतलब होता है सीखना। क्या होता है अधिगम का मतलब होता है सीखना। यदि मनुष्य या कोई छात्र है वो अपने अनुभव के द्वारा कुछ सीखता है तो सीखने से उसके जो व्यवहार में परिवर्तन आएगा वही क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। कैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर किसी फैक्ट्री में काम करता है, वहाँ पर वो कुछ नई नई वस्तुएं बनाना सीखता है, तो वो उसी चीज़ को अपने व्यवहार में अपना लेगा, क्योंकि उसे रोज़ ही वो वस्तु बनानी है। तो उससे क्या होगा? उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा, और यही परिवर्तन क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा, यानी कि सीखना कहलाएगा। ठीक है। तो ये परिभाषा दी है किसने? गेट्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? यहाँ पे ऑप्शन है कॉनबेक, थॉर्नडाइक, रॉस, स्किनर। तो ये परिभाषा देने वाला कौन है? स्किनर है। स्किनर ने ये कहा है कि जो सीखना होता है, यानी कि अधिगम जो होता है, वो व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। जैसे जैसे व्यवहार में आता जाएगा वैसे वैसे उसमें सामंजस्य स्थापित होता जाएगा, वही क्या है? अधिगम है। ये परिभाषा देने वाला कौन है? स्किनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन कहने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है? वो है वुडवर्थ। कौन है? वुडवर्थ है। वुडवर्थ ने कहा है कि जो संवेग है वो व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक व्यवहार का विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विधायक विज्ञान है। व्यवहार को जो है यहाँ पे आचरण भी बोला जाता है। शब्द आचरण के नाम से भी आ सकता है कि मनोविज्ञान आचरण का विधायक विज्ञान है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? यहाँ पे ऑप्शन है मन, मैकडूगल, ब्राउन और कोई नहीं। तो ये परिभाषा दी है मैकडूगल ने। मैकडूगल ने ये परिभाषा दी है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विधायक विज्ञान है। यहाँ पर व्यवहार नहीं देके ये भी पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान को विधायक विज्ञान किसने कहा है? तो किसने कहा है? मैकडूगल ने मनोविज्ञान को एक विधायक विज्ञान कहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन ही क्या है? अधिगम है। कोई भी आदत है या कोई ज्ञान है या फिर अभिवृत्तियां हैं, इन सभी को अगर अर्जन कर ले तो ये क्या कहलाएगी? सीखना कहलाएगी, यानी कि अधिगम कहलाएगी। तो यह परिभाषा देने वाला कौन है? ऑप्शन है गिलफोर्ड, स्किनर, क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ। तो राइट आंसर है कौन है? क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों के अर्जन को ही अधिगम बताया है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी मनोविज्ञान से जुड़ी हुई कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि अधिकांश एग्ज़ाम में आ चुकी है और हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में भी आ जाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए।
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही नए वीडियो के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।